हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचर कोचिंग में। मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी की पीवाईक्यू क्लास में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बस अब एग्जाम होने ही वाला है, तो उसी की तैयारी के लिए हिंदी के पीवाईक्यूज जो है हमारे चल रहे हैं। यहाँ सिर्फ हिंदी के, बाकी और सभी सब्जेक्ट के भी, जैसे रीजनिंग, मैथ, ठीक है, जीएस और आपका जीके और करंट अफेयर, इन सभी के आपके जो प्रैक्टिस सेट है वो सभी हमारे चैनल पर चल रहे हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देखें। और वैसे तो अब तो जल्द से जल्द एग्जाम होने वाला है। मैं आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत एक तरह से कहती हूँ कि ऑल द बेस्ट मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपका एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा हो, आपका सिलेक्शन हो, और सरकार भी इस बार जो आयोग है वो भी इस बार बिल्कुल वैलिड तरीके से जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन है वो करे। जिन्होंने मेहनत की है, मेहनत करके आगे आए हैं, उन्हें ही मौका मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी बात के साथ हम अपने आज के पीवाईक्यू सेट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मलबे की कहानी, ये एक क्या है? एक कहानी है, एक क्या है ये? हम इसके कह सकते हैं कि ये एक लेख है, किसी लेखक द्वारा लिखा गया, उसकी एक कृति है। तो हमने ये बताना है कि मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कि इसको किसने लिखा है। ठीक है, तो मलबे की कहानी है जैसे, तो इस तरह के जो कहानीकार हैं वो माने जाते हैं मोहन राकेश। ठीक, कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश माने जाते हैं। लेखक सभी हैं, है ना। कोई कविता लिखता है, यानी कि हम एक तरह से देखें तो हम पूरी जो लेख है, जो एक पूरी हिंदी है, उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है गद्य और दूसरा होता है पद्य। ठीक है, तो या तो कहानी लिखी जाएगी, उपन्यास लिखा जाएगा, या फिर कविता, या तो कवि होगा या लेखक होगा। तो कहानीकार जो होता है वो लेखक होता है जिसने कहानी लिखी है, ठीक है, रचना की है जिसने। तो वो कहानी, मलबे का मालिक के जो कहानीकार है वो है मोहन राकेश। ठीक है, कहते हैं कि निम्न में से कौन सा कवि भारत तेंदु युगीन नहीं है, यानी कि भारत तेंदु युग का जो कवि है वो नहीं है। भारत तेंदु एक बहुत महान कवि माने जाते हैं, तो उन्हीं के नाम पर वो युग भी चलता है। तो भारत तेंदु युग के कौन से कवि नहीं है जो उस दौरान कवि नहीं रहे थे, ठीक है, उनको हमें बताना है। बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक। ठीक है, ऑप्शन अपने पास आप लिख कर रखेंगे। देखो, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जिनको कहा जाता है, ये भारत तेंदु युग काल के हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह भारत तेंदु युग काल के हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास, ये भी हमारे भारत तेंदु युग के हैं। तो यहाँ पे केवल जो सही आंसर है हमारा वो है श्रीधर पाठक, ये हमारे भारत तेंदु युग के नहीं है। ठीक है, ये कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, कहते हैं पयोधी। ठीक है, क्या कहते हैं? पयोधी सिंधु बारिश। पयोधी सिंधु बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ठीक, किसके पर्यायवाची शब्द हैं? क्या क्या? पयोधी, सिंधु और बारिश। बताएंगे। मेघ, समुद्र, नदी या गंगा। ठीक है, देखो, सिंधु से आप एक अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, बारिश और पयोधी। पयोधी किसको कहा जाता है? पयोधी कहा जाता है समुद्र को। ठीक है, यानी कि जल का जहाँ पे क्या है, जो जो उसकी अधिकता है ना। पय की जो अधिकता है वो किसके अंदर है? समुद्र के अंदर है। तो ये हमारा सही आंसर भी क्या होगा? समुद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहते हैं वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म या क्रिया? ये पूछ रहे हैं वाक्य में काम करने वाले को, किसको? काम करने वाले को क्या कहते हैं भाई? ठीक है, एक तो काम वो जो हो रहा है, दूसरा एक करने वाला, ठीक है, और उसका समय, कि किस समय पे वो काम हुआ। ठीक, यही सारी चीजें होती हैं एक वाक्य में। तो काम करने वाले को हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे, कर्ण कहेंगे, कर्म करेंगे या क्रिया। ठीक है, अपने पास आंसर लिख के रखेंगे, बहुत आसान है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कर्ता। क्या होगा? कर्ता।
काम करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। ठीक है, करण क्या होता है? फिर करण का मतलब होता है कि जो हमारी चीज क्या हो गई है? बच गई है। ठीक है, उसको करण कहा जाता है। कर्म क्या होता है? कर्म होता है किया गया कार्य। ठीक, क्रिया की जो जो हम कार्य कर रहे हैं उस पर कौन सी क्रिया की गई है ना, चलना, खेलना, कूदना, गोली चलाना, है ना, वो हमारी सब किस में आ जाती है? क्रिया में आ जाती है। चलिए, अब हम बात करेंगे किसकी? इस गद्यांश की। इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे और पढ़ के हम इसमें दिए गए उन क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे। चलिए, कहते हैं हमारे यहाँ विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं, यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ सकती है। इसके विषय में? अतीत के विषय में हमने हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। ठीक है, हमें यह भी अनुभव कराया गया कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी। जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। किसको? जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। औरतों की दशा अच्छी थी। इसके अलावा कुछ दूसरी चीजें भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया। जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था, उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी थी, स्थापित हुआ था। ठीक है, उसी समय पे जब ब्रह्म समाज और आर्य समाज था, उसी समय पे क्या था? सनातन धर्म सभा, भारत धर्म सभा, ये भी थी। दयानंद सत्यार्थ में हरा दिए गए, शास्त्र में हरा दिए गए कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों के नए विचारों का विरोध किया था। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भागीरथी तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरापंथी निकले। ठीक है, क्या कर सकते हैं? तो पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। ठीक है, यानी कि जो एक लीडर रहे जिन्होंने उन्हें एक पथ पे चलाने की कोशिश की, उसी पथ पे ना चल के उनकी मृत्यु के बाद उन लोगों ने उनके विचारों को फॉलो ना करते हुए उनके ही विचारों को क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक है, कि जब तक जिंदा थे उनके साथ थे, उनके मरणोपरांत उन्हें क्या बना दिया गया? जैसा कि इसमें कहा गया है कि वे पुरातन पंथी हो गए। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती? ठीक, अब देखो हमने यहाँ पे जो भी चीजें अंडरलाइन की हैं, ठीक, ये कहते हैं कि पुनर्जागरण पर अगर इतना ही अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हमें उससे पढ़ें तो हमें अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। यही चीजें इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को अंडरलाइन भी किया जाता है। क्लियर है बात? चलिए, ब्रह्म समाज के विचारों को पढ़कर, आर्य समाज के विचारों को पढ़कर, विवेकानंद जी के विचारों को पढ़कर या भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर लालसा किसको पढ़कर जागेगी? भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर लालसा क्या हो जाती है? और ज्यादा जाग जाती है। जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया? किसका स्वागत किया गया था? दयानंद जी। ठीक है, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई? सनातन धर्म, रामकृष्ण परमहंस, ब्रह्म समाज या भारत धर्म सभा? कौन सी हो गई थी? ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज ही क्या हो गई थी? सबसे ज्यादा ये रहे। ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया था। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? चलिए, ब्रह्म समाज के संबंध में असत्य कथन क्या है?
बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए, बिल्कुल सही बात है। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, सही है, हाँ सही है। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया। चलो, अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए। ठीक, अब इसमें से पूछा है असत्य कथन। ठीक, तो ये तीनों ही हमारे सत्य कथन है, बस यही एक गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने नहीं की थी, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और यही हमारा क्या है, यही हमारा सही आंसर भी है। कौन सा होगा सही आंसर हमारा? ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ये कैसा है? ये गलत स्टेटमेंट। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्न में से कौन से विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिए गए थे? कौन से विद्वान को हरा दिया गया था जी? दयानंद सरस्वती जी को हरा दिया गया था। ठीक है, चलिए ये हमारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो गए? गद्य से रिलेटेड हो गए। चलो आगे कहते हैं कि वधोत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? ठीक, वधोत्सव का क्या मतलब है? वधु के उपलक्ष्य में किया गया उत्सव। ठीक है, तो वध प्लस उत्सव, वध प्लस उत्सव, वधो उत्सव या वधु उत्सव। ठीक, वधु प्लस उत्सव। तो हमें संधि में एक चीज समझाई गई है कि अगर बड़े ऊ की मात्रा है तो ये ऊ जो बनेगा ये या तो ऊ प्लस ऊ से बनेगा, ठीक है, या फिर ये सॉरी या फिर ये किससे बनेगा? ऊ प्लस बड़े ऊ से बनेगा। ठीक है, अब ये चाहे पहले रख लो चाहे बाद में रख लो, एक ही बात। क्लियर? अब हमें यही चीज देखनी है कि भाई जो मात्रा है वो मात्रा हमारी किस तरह से, वधोत्सव में देखेंगे मात्रा। ठीक है, देखेंगे जरा, देखो वध और उत्सव, यहाँ पे पहले तो वध का कोई मीनिंग नहीं बैठता। वध प्लस उत्सव, तो आ और ऊ मिलके बड़ा ऊ नहीं बना सकते, कोई तुकबाजी नहीं है। वधो ओ प्लस ऊ नहीं हो सकता। वधु उत्सव, इसको हम देखेंगे, यही हमारा सही आंसर है। ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बना दिया? वधुत्सव। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होता है। क्या है बाग बाग होने का मतलब? आसान काम, हरियाली छाना, खुश होना, कार्य सिद्ध हो जाना। ठीक, आसान काम, बाग बाग होना, दिल बाग बाग हो गया, यानी कि खुशी, बहुत ज्यादा खुशी हो गई, कुछ ऐसा देख लिया या कुछ ऐसा सुन लिया या कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से क्या हो गया? दिल बाग बाग हो गया। तो उसका सही आंसर हमारा क्या होगा? खुश होना। क्लियर है? ये कहते हैं लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। ठीक है, चित भी मेरी पट भी मेरी, चोर की दाढ़ी में तिनका, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है, हमें क्या करना है? सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान करनी है। क्लियर है बात? चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों ओर से लाभ चाहना, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जा। ठीक है, तो इनका जो सही ऑप्शन है वो है, पहले का हमारा होगा ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। हो सकता है ऊपर नीचे भी आपको मिले। ठीक है, तो यहीं पे पहले आप इनके आंसर को निकाल लेंगे और उसके बाद फिर आप अपना आंसर देंगे। ठीक है, तो आप देख लिया चारों के आंसर बिल्कुल सामने सामने है। सही आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, चलिए ये कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? देखेंगे संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण, महा प्लस ओज, ओ प्लस अक, नौ प्लस इक, परो प्लस उपकार। ठीक है, देखेंगे और बताएंगे। अभी बोलना जरूरी है? निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का गलत उदाहरण है? ठीक,
बताएंगे। महा प्लस ओज महोज, पो प्लस अक पावक, क्या बन गया ये? पावक। नौ प्लस इक नाविक, ठीक है। परो प्लस उपकार, ये गलत है, परो नहीं होगा यहाँ पे, पर होगा। क्या होगा? पर प्लस उपकार तो हमारा परोपकार हो जाएगा, आ प्लस उ तो ओ हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा गलत है और यही हमारा आंसर भी सही है। गलत उदाहरण यही होगा। ये कहते हैं निम्नलिखित वाक्यांश में आपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। शाम का घर पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे आरी से काटो। ये वाक्यांश दिए गए हैं, हमें आपादान कारक इसमें बताना है, ठीक है। ठीक, आपादान कारक किसमें प्रयुक्त हुआ है बताएंगे। आपादान कारक की पहचान होती है से अलग, यानी कि जब कोई चीज किसी से अलग हो जाए। शाम का घर, ठीक है, ठीक, कर्ता ने कर्म को, ठीक, तो इसमें क्या आ जाता है? शाम का घर। घर की बात की जा रही है, किसके घर की? कर्ता के घर की, तो ये कर्म कारक है। कुर्सी के नीचे, ठीक है, आरी से काटो, तो यहाँ पे कोई भी चीज कुर्सी से नीचे तो कुछ भी चीज अलग नहीं हुई। पेड़ से गिर पड़ा, अब यहाँ पे पेड़ से कुछ चीज अलग हुई है, ठीक है। तो ये जो पेड़ से गिर पड़ा है, यही आपादान कारक का क्या है? सही वाक्यांश है कि पेड़ से गिर पड़ा, ठीक है। पेड़ से कोई चीज क्या हो गई? अलग हो गई, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित वाक्य में आए खालिस्तान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक खालिस्तान घर चला गया, किसके? अपने आप, इस, उस। तो इसमें आप पहले तो आप भर के देखिए कौन सा सबसे सटीक बैठता है। अभिषेक किसके घर चला गया, तो किसके, तो मुझे नहीं लगता इसमें आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट में भी आप एक चीज देखोगे, इसमें पूर्ण विराम लगा हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हम किसके लगा देते और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता। इन चीजों का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे किसके तो ऐसे ही हट गया क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है। अभिषेक अपने आप घर चला गया, कुछ ठीक बैठता है। अभिषेक इस घर चला गया, कोई इशारे वाली बात हम नहीं कर सकते, वाक्य अधूरा माना जाता है। अभिषेक उस घर चला गया, सेम वही चीज आ जाती है, फिर से हम वही इशारे वाली बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे सही आंसर हमारा आता है वो है अभिषेक अपने आप घर चला गया, ठीक है। अभिषेक अपने आप घर चला गया, तभी हमारा पूर्ण विराम भी आएगा। इस उसमें केवल क्या चीजें आती हैं? केवल इशारे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म या अपदार्थ। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, ठीक है। जो भी कार्य होगा क्रिया का प्रभाव उसी पर पड़ेगा, चाहे वो कार्य जो कर्म किया गया है, चाहे वो पास्ट में करो, चाहे फ्यूचर में करो, चाहे प्रेजेंट में करो, तो क्रिया का फर्क किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? ठीक है, सही विकल्प नहीं है तत्सम तद्भव का। सूत्र सूत, हस्त हाथ, कपूर कर्पूर, ग्राहक गाहक। बताएंगे आंसर। सूत्र सूत, एक तत्सम है, तद्भव है, सही है। हस्त हाथ, सही है। कपूर कर्पूर, नहीं जी, गलत। यही हमारा सही आंसर है, गलत ढूंढो, सही आंसर बता दो, ठीक है। नेक्स्ट ये कहते हैं निंदा का विलोम शब्द क्या है? निंदा का मतलब क्या होता है? बुराई। निंदा का मतलब बुराई।
तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति, राग, द्वेष या सम्मान। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? एक होती है किसी की बुराई करना और दूसरी क्या होती है? स्तुति करना। ठीक है, तो निंदा का जो एक तरह से हम कहते हैं अच्छाई, और स्तुति का मतलब ही क्या होता है? अच्छी बातें। ठीक है, तो निंदा का जो विराम शब्द होगा वो क्या होगा? स्तुति होगा। अपने आप ही नजर आ, राग सम्मान द्वेष हो नहीं सकता। ठीक है, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? विरोधी पक्ष के लिए हमें एक सार्थक शब्द बताना है। पक्षपाती, विपक्षी, द्विपक्षी, पक्षघाती। विरोधी पक्ष क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे विपक्ष। क्या कहेंगे? विपक्ष। ठीक है, पक्षपाती कौन होता है? एक के साथ कैसा व्यवहार, दूसरे के साथ कैसा व्यवहार। पक्षघाती, पक्षघात जो क्या करे? एक पक्ष की तरफ की ही बात करे। द्विपक्षी जो दोनों पक्षों में रहे, वो द्विपक्षी कहलाता है। ठीक है, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है? अभूतपूर्व, भूतपूर्व, अनादि, अद्वितीय। जो पहले कभी ना हुआ हो। बताएंगे जी। अभूतपूर्व, भूतपूर्व, अनादि, अद्वितीय। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभूतपूर्व। ठीक, अभूतपूर्व कार्य है, आज से पहले कभी नहीं हुआ है, इसी कार्य को क्या कहा जाता है? अभूतपूर्व कहा जाता है। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लेना इसे। तो कौन सा वो वर्ष है जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? ठीक है, अगर किसी को पता है तो वो अपने पास लिख के रखें। 1962 1962 वो ईयर रहा जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, बाकी सभी ईयर में हर साल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। ठीक, सरकार द्वारा संचालित किया जाता है और अपने साहित्यिक क्षेत्र में, अपनी कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कृति के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर? चलिए, निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। उसके हिस्से की धूप। ठीक है जी, ये मृदुला गर्ग जी ने ही लिखा है। रुकेगी नहीं राधिका, चित कोबरा, मैं और मैं। देखो, उसके हिस्से की धूप, चित कोबरा, मैं और मैं, ये तीनों मृदुला गर्ग जी के लिखे हुए हैं। बस रुकेगी नहीं राधिका, ये इन्होंने कृति इनकी नहीं है। ठीक है, अब ये किसकी कृति है ये आप हमें बताइए। रुकेगी नहीं राधिका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। वह कैसे जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। ठीक है, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। ठीक, हमें इन चारों में से सही वाक्य की हमको पहचान करनी है। ठीक है, बताएंगे। इसमें सही वाक्य है ए, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। थर्ड भी आपको लगेगा कि वही, लेकिन जाने में अंक की मात्रा लगी हुई है जो कि गलत है, वो नहीं होगा। ठीक है, कुछ सोचेंगे कि भाई थर्ड भी तो ऐसा ही है, तो हो सकता है थर्ड हो। जी नहीं, आपको मात्राओं तक पे ध्यान देना है, इस पे अंक की मात्रा लगी हुई है, तो वो वहीं पे इसकी गलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? ठीक, अवधि अवध में बोली जाने वाली एक भाषा है। ठीक, अवध जो श्री राम की जन्मभूमि मानी जाती है। अवध जहाँ पे श्री राम जी ने अपना बचपन, अपनी जवानी, अपना
जो एक पूरा एक एरा, एक टाइम एरा वहां पर बिताया था। तो अवधी वहीं की बोली जाने वाली एक भाषा है। दूसरा नाम अवधी का क्या है? ठीक है, तो दूसरा नाम है अवधी का कोसली। क्या नाम है? कोसली। ठीक है, चलिए। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? किसको? पुरुषोत्तम अग्रवाल को किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान? ठीक है, विचार का आनंद, तीसरा रुख, संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध, अखत कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। ठीक है, बताएंगे कि इसके सही आंसर कौन सा है। ठीक, तो देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान, देवी शंकर अवस्थी अपनी कला के क्षेत्र में, अपने लेखन के क्षेत्र में एक बहुत माननीय सम्माननीय नाम है। और उन्हीं के याद में ये पुरस्कार अच्छी कृतियों को दिया जाता है, अच्छी कृति के लेखन कार्य करने वाले को दिया जाता है। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को जो ये रचना के लिए मिला था पुरस्कार, वो रचना थी तीसरा रुख। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द हमको बताना है कौन सा है। उज्जवल, इकट्ठा, कंवल, उपरोक्त। ठीक है, तो उज्जवल इसका बिल्कुल तत्सम शब्द, संस्कृत से लिया गया, ऐसा का ऐसा ही। इकट्ठा एकत्र से लिया गया है। उपरोक्त उपयुक्त से लिया गया है। कंवल एक गलत शब्द है। ठीक, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैं निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा। मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा। ठीक है, अब हमें इसमें से सही वाक्य की पहचान करनी है। ठीक, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। दिन का नाम ही रविवार है तो दिन लगाने की जरूरत नहीं। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, बिल्कुल सही वाक्य है। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, गलत है। मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा, गलत है। ठीक है, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ये वाक्य हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। कौन सी भाषा भारत के 22 भाषाओं में शामिल नहीं होती, जिनको आधिकारिक दर्जा दिया गया है? ठीक है, मैथिली, मणिपुरी, बोडो, भोजपुरी। ठीक, सही आंसर, सही आंसर है जी भोजपुरी। मैथिली, मणिपुरी, बोडो को आधिकारिक दर्जा है। ठीक है, चलिए। ये कहते हैं सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? 2019 में व्यास सम्मान, बहुत बड़ी उपलब्धि। व्यास, वेद व्यास जी के लिए दिया, नाम से दिया जाता है सम्मान लेखन कार्य में। ठीक है, बताएंगे किसको दिया गया था? नासिरा शर्मा को दिया गया था 2019 में व्यास सम्मान। ठीक है, चलिए। कहते हैं निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? विकार, दंड, कोकिला या नीम। तद्भव मतलब संस्कृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, तो उसमें हमारा सही आंसर क्या है? नींद। तत्सम शब्द क्या होता है? निद्रा, और निद्रा से हमने तोड़ के क्या बना लिया? नींद। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निशाचर, धनुज, राक्षस या महाकाव्य। ये तो अपने आप ही समझ में आ रहा है, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, महाकाव्य। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? सही जोड़ी नहीं है, ये चीजें पहले आप अंडरलाइन करके रखोगे कि कौन सा जोड़ा सही है, क्या वो पूछ रहा है। ठीक है, गलत चीज पूछ रहा है कि सही चीज पूछ रहा है? उसमें गलत चीज पूछिए, विलोम शब्द।
राग विराग, व्याष्टि समाष्टि, बच्चा जवान, उत्तम अधम। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा सही विलोम शब्दों की जोड़ी नहीं है। ठीक है, राग विराग बिल्कुल सही है, व्याष्टि समाष्टि सही है, उत्तम अधम सही है, लेकिन बच्चा और जवान देखने में सही लग रहा है लेकिन गलत है। बच्चे का विलोम शब्द होता है बूढ़ा। क्या होता है? बूढ़ा। यही हमारी गलत जोड़ी है, बच्चा और जवान। ठीक है, तो बच्चा और बूढ़ा होता है। ठीक, सीधा एक जनरेशन से सीधा नेक्स्ट लास्ट जनरेशन पे जाके रुकेंगे। ठीक, सुधी, मनीषी और बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सुधी, मनीषी और बुद्ध किसके पर्यायवाची हैं? पंडित के, पति के, धनी के, गुरु के या पति के। ठीक है, बताइए। सुधी, जिसकी बुद्धि अच्छी है। ठीक है, मनीषी और बुद्ध। ठीक, तो जिसकी बुद्धि अच्छी है उसको क्या कहा जाता है? उसको पंडित कहा जाता है। जिसकी बुद्धि विकसित है उसे गुरु कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंडित। पति नहीं, क्या होगा? पंडित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? प्रेमचंद की कहानियों को काल क्रमानुसार अध्ययन उनका किया गया, समय के क्रम के अनुसार उनका अध्ययन जिसने किया उसके लिए व्यास सम्मान उनको मिला है। क्या नाम है उनका? बताएंगे। इसका आंसर डायरेक्ट देंगे, बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। गोपेश्वर सिंह, वीर भारत तलवार, कमल किशोर गोयनका या वीरेंद्र यादव। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कमल किशोर गोयनका। इन क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐसे ही पढ़ना। ठीक, अगर ज्यादा इसमें मैं आपको यहाँ पे बताना शुरू कर दूं, गोपेश्वर जी ने ये किया था, वीर भारत जी ने ये किया था, वीरेंद्र जी ने ये किया था। देखो क्रियोसिटी मुझे भी बहुत होती है कि मैं बता दूं ये सारी चीजें, बट मैं थोड़ा अपने आप को रोक के रखती हूँ, कारण ताकि आपको ये चीजें एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता चलता रहे साथ के साथ। अगर मैं यहाँ पे आपको सारी एक्सप्लेनेशन दूंगी तो वो एक पीवाईक्यू की तरह नहीं, वो एक आपके किताबी भाषा पढ़ने की तरह हो जाएगी। बट अगर हम पीवाईक्यू कर रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ही काम करेंगे। ठीक है, चलिए कहते हैं मार्तंड अर्क अंशुमली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ठीक है, देखेंगे आंसर। मार्तंड अर्क अंशुमाली, रोशनी, सूर्य, चंद्र या रेखा। ठीक, सही आंसर हमारा इसका क्या होगा? सही आंसर इसका हमारा होगा सी, सूर्य। ठीक है, मार्तंड अर्क और अंशुमाली किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के। निम्नलिखित वाक्य में आए खालिस्तान के लिए सही शब्द चुनो। गिलास तोड़ा। देखो, अब जैसे हमने खालिस्तान पहले भी भरा था तो उसमें पूर्ण विराम लगा हुआ था, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पे आप इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड डालोगे। गिलास किसने तोड़ा। ठीक है, बाकी आंसर तो सारे सही है। गिलास तुमने तोड़ा ये भी ठीक है, गिलास उसने तोड़ा ये भी ठीक है, गिलास इसने तोड़ा ये भी ठीक है। बट पूरा जो क्वेश्चन हमारा जो वाक्य है वो किस तरह से वो पूरा करना चाहता है, वो एक क्वेश्चन के तौर पर पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? गिलास किसने तोड़ा। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताएंगे। मैं भंगी हूँ, इस आत्मकथा है ये एक, और इस आत्मकथा के लेखक हैं भगवान दास।
कौन है इसके लेखक? भगवान दास। ठीक है, तो आज के हमारे यही क्वेश्चन है, हम अपने क्वेश्चंस को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। एक बार जाने से पहले, एग्जाम देने जाने से पहले एक दिन का जरा गैप रखिएगा और सारे PYQs को, हिंदी के जितने भी हम 9 PYQs आपको करवा चुके हैं, ठीक है, 12 PYQs हम आपको करवा चुके हैं, उन सभी को एक बार फटाफट थोड़ा स्पीड में देख के जरूर जाइएगा। वो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच।